हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई कर रहे हैं ठीक ढंग से, घर पे रहते हुए, लॉकडाउन का पालन करते हुए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपना पाठ्यक्रम पूर्ण कर रहे होंगे और इसी तरह से अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट टाइम पे आप लोगों ने मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसको आईपीएससी ने क्या कहा, मानक अपचयन विभव ज्ञात करना सीख लिया और हमने डेनियल सेल के लिए एक सवाल भी हल किया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी। अगर इसको हम हिंदी में शॉर्ट लिखना चाहें तो बनेगा इसका वी रा श्रेणी, वी रा श्रेणी। और इसकी अंग्रेजी बनती है इलेक्ट्रो, ELECTRO, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और अंग्रेजी में इसका शॉर्ट फॉर्म बनेगा ECS। ध्यान रखिए, जब हम कहें ECS में तो इसका मतलब आप समझ लेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी कैसे बनाएंगे इसको नोट करते हैं। मैं बोल देता हूं बच्चों, आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। विभिन्न तत्वों के इलेक्ट्रोडों के मानक अपचयन विभव, ऑब्लिक करके लिख देना, मानक इलेक्ट्रोड विभव। कोष्टक में लिख देंगे आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और उसी कोष्टक में आगे बढ़ा देंगे SRP, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर प्राप्त श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है बच्चों, लिख लिया आपने। अब हम ये श्रेणी बनाते हैं। देखिए, इसमें टोटल 24 तत्वों को हमको याद करना है। वैसे तो बहुत सारे तत्व हैं, लेकिन हमें उपयोग की दृष्टि से 24 हैं और उन 24 को हमें क्रम के अनुसार याद रखना है। तो मैं बोर्ड पर बना रहा हूं, आप लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या करें, हम 1 से लेके 24 तक गिनती लेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और इस तरफ लिख देता हूं मैं। तो फिर से एक बार हम 15 लिख लेते हैं ताकि आप कंफर्म रहे कि क्या होने जा रहा है। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, तो आप लोग इसको ऐसे बनाएंगे कि एक पूरा पेज लेंगे जिसमें 1 से लेकर 24 तक बिल्कुल किनारे पे काउंटिंग डाल देंगे। ठीक है बच्चों, तो 15वें नंबर पे आएगा H प्लस। ये आप लोगों को पता होगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है और इसकी वैल्यू होती है 0। हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है। तो 15 नंबर हमने 2 बार लिखा है, तो यहां हम फिर से लिख देते हैं भाई H प्लस C, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और वैल्यू हो जाएगी V बराबर 0 वोल्ट। और इधर भी इसको ऐसे लिखते हैं E बराबर 0 वोल्ट, और इधर भी E कर देते हैं E बराबर 0 वोल्ट। ठीक, अब देखिए इसमें 7वां और 21वां स्थान बेहद महत्वपूर्ण है। इसको इंपॉर्टेंट कर लेते हैं, पहले काउंटिंग में ही इंपॉर्टेंट कर लें,
फिर इसका रीजन बताता हूं। दोनों ही जगह पर आएगा H2O, 7वें और 21वें में। 7वें नंबर में H2O होगा रिडक्शन वाला। कौन सा होगा? रिडक्शन। और रिडक्शन कहां होता है? कैथोड पर। मैं लिख देता हूं यहां कैथोड, ठीक। और 21वें नंबर पर H2O होगा ऑक्सीडेशन का, और ये कहां होता है? एनोड पर होता है। समझ में आया था? हमने जब विद्युत अपघटन करेंगे तो एनोड और कैथोड पर हमको चीजें प्राप्त होंगी। तो उस कंडीशन में जब हम जल का उपयोग करेंगे तो एनोड की स्थिति में ये वाला लेंगे 21 नंबर वाला, और कैथोड की स्थिति में ये 7 नंबर वाला लेंगे। इनका समीकरण भी यहां पर बना के लिख देता हूं। जब H2O का रिडक्शन होगा तो ये देगा हमको H2 हाइड्रोजन, और जब 21वें नंबर वाले H2O का ऑक्सीकरण होगा तो हमको देगा ऑक्सीजन। पहले तो आप हाँ तो देखिए बच्चों, यहाँ 7वें नंबर वाले में हाइड्रोजन मिलेगा और साथ में हमको मिलेगा OH नेगेटिव, ठीक। और 21वें नंबर वाले में मिलेगा O2 और साथ में मिलेगा H प्लस। ये आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन के साथ मिलेगा OH नेगेटिव और ऑक्सीजन के साथ मिलेगा H प्लस। अब इनको हम बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन लिखी आती है तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? देखिए OH, ऑक्सीजन को अगर बैलेंस करना चाहते हैं तो एक है, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं होगा तो सम बनाने के लिए यहाँ 2 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर भी 2 का गुणा हो जाएगा। और आवेश को बैलेंस करने के लिए आप लोगों को याद होगा 11th में पढ़ा था आपने, जिस तरह आवेश की कमी करना होती है उस तरफ हम इलेक्ट्रॉनों को जोड़ देते हैं। तो क्या करेंगे हम? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे 2e नेगेटिव। क्लियर हुआ है? तो देखिए हाइड्रोजन 4, ये 2 और 2 4, ऑक्सीजन 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, आवेश -2 यहाँ पर -2, बैलेंस। इस इक्वेशन को आप लोग अच्छी तरह से याद रखेंगे, क्योंकि जब हम विद्युत अपघटन पढ़ेंगे, विद्युत अपघटनी सेल में होता है, तब हमें इसकी वहां बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। इसी तरह से अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम 2, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया? 4, तो यहाँ H प्लस में 4 का गुणा करा देंगे। अब आवेश को देखिएगा, आवेश यहाँ प्लस का 4 है, इधर 0 है, तो इसको हम कम करेंगे और इसके लिए हम 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? तो आपने H2O वाले दोनों केस समझिए। अब 15वें नंबर पर कंफर्म है H प्लस, दोनों में लिख लिया हमने। अब प्रारंभ में 1 नंबर पे आता है Li प्लस, Li प्लस, ठीक। 2 नंबर पे आता है K प्लस, 3 नंबर पे आता है Ca प्लस 2, 4 नंबर पे आता है Na प्लस, 5 नंबर पे आता है Mg प्लस 2, 6 नंबर पे आता है Al प्लस 3। अगर हम बात करें इन सब की, तो ये सभी एक्टिव मेटल्स हैं, सक्रिय धातुएं, सक्रिय धातुएं, ठीक। हमेशा धनायन के रूप में रहेंगे, हमेशा धनायन के रूप में रहेंगे। अच्छा, साथ के बाद 8 नंबर पे आता है हमारा Zn प्लस 2। इसके बाद 9 नंबर पे आता है Cr प्लस 3। 10वें नंबर पे आता है Fe प्लस 2। 11 नंबर पे आता है CO प्लस 2। 12 नंबर पे आता है Ni प्लस 2। 13 नंबर पे आता है Sn प्लस 2। 14 नंबर पे आता है Pb प्लस 2। और 16वें नंबर पे आता है Cu प्लस 2।
17 नंबर पर आएगा OH नेगेटिव। 18 नंबर पे आता है Hg2+2, ये मर्क्यूरस आयन है, ये एस आयन है जो दो कणों के संगुणित रूप में ही पाया जाता है और इसको इसी प्रकार लिखने का प्रचलन है। हम कभी भी इसको H+ नहीं लिखेंगे, Hg2+2 ही लिखेंगे। और बच्चों एक बात और आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर कि यहाँ मरकरी की संयोजकता 1 होगी, ठीक है। अब 19वें नंबर पे आता है Ag+, 20वें नंबर पे आता है NO3 नेगेटिव, 22वें नंबर पे आता है Cl नेगेटिव, 23वें नंबर पे आता है SO4-2 और 24वें नंबर पे आता है F नेगेटिव, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 24 स्पीशीज की विद्युत रासायनिक श्रेणी हमको प्राप्त हो जाती है। इसमें हाइड्रोजन के सापेक्ष अगर हम देखें 15वें नंबर पर जो रखा हुआ है, नीचे की तरफ जाते हैं तो SRP इंक्रीज होता है। मतलब क्या हुआ है इसका? मानक अपचयन विभव धनात्मक होगा। कैसा होगा? धनात्मक। इसको लिख भी लेंगे आप लोग अपनी कॉपी में। देखिए 0 से इंक्रीज होने पर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। और F नेगेटिव के लिए कहेंगे हम SRP अधिकतम होगा। और 15 से ऊपर की ओर आएंगे तो यहां पर SRP ऊपर की ओर घटेगा। किसके सापेक्ष? 0 के सापेक्ष। यहां पर भी लिखा हुआ है 0 के सापेक्ष। तो हम कह सकते हैं अर्थात मानक अपचयन विभव ऋणात्मक होगा। तो इस संदर्भ में देखें तो Li+ के लिए अपचयन विभव का मान सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा, कह सकते हैं सबसे कम होगा। तो इसको लिख देता हूं मैं SRP न्यूनतम। क्लियर हो बच्चों? अब ये हमको ECS प्राप्त हो गई। इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में एक और क्वालिटी होती है कि ऊपर से नीचे की ओर अगर हम जाएंगे तो धातुओं की क्रियाशीलता घटेगी और अधातुओं की क्रियाशीलता बढ़ेगी। धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ने का मतलब क्या हुआ? जो अपचायक क्षमता है वह क्रमशः घटती जाएगी और अधातुओं की क्रियाशीलता बढ़ने का मतलब क्या हुआ? जो अधातुएं हैं उनकी ऑक्सीकारक क्षमता अधिकतम होगी। तो प्रबल ऑक्सीकारक कौन हो जाएगा? F नेगेटिव। ये होगा हमारा प्रबल ऑक्सीकारक। दूसरे को ऑक्सीकृत करेगा और स्वयं इसका अपचयन होगा और अपचयन के रूप में इसका समीकरण बनेगा F2+2E नेगेटिव इक्वल्स 2F नेगेटिव। हम यहाँ 2 का भाग करके भी लिख सकते थे, तो यहाँ पर हो जाता 1/2, ठीक है। और ये जो Li+ है ये होगा प्रबलतम अपचायक, ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, इस 21वें नंबर वाले H2O की इक्वेशन को भी हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं।
क्योंकि हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। ठीक, हाँ तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के गुण, लक्षण या विशेषताएं तथा अनुप्रयोग। इसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं और उनको हम कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें नंबर 1 में आएगा पहला धातुओं की क्रियाशीलता। क्रियाशीलता ऑब्लिक करके अपचायक क्षमता। अपचायक क्षमता, इसको आप लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ है। जो धातु जितनी अधिक क्रियाशील होगी, मतलब जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाएगी, वह उतनी ही अधिक क्रियाशील होगी और उसकी अपचायक क्षमता अर्थात धनायन बनाने की जो क्षमता होगी, जितनी जल्दी से वो धनायन बना लेगा उसकी अपचायक क्षमता उतनी ही अधिक होगी। वो स्वयं ऑक्सीकृत होगा लेकिन दूसरे को अपचय कर देगा। तो पहला पॉइंट हमको पढ़ना है धातुओं की क्रियाशीलता, यह अपचायक क्षमता। तो बच्चों मैं बोल रहा हूं, इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिखें। ECS में ऊपर से नीचे की ओर धातुओं की क्रियाशीलता तथा अपचायक क्षमता क्रमशः घटती है। अतः ECS में ऊपर स्थित धातु नीचे स्थित धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित ऑब्लिक करके लिख देना अपचयित कर देती है। ठीक है बच्चों, लिखिए आपने इसको। अब उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसमें पहला CuSO4 विलयन, मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, में जिंक की छड़ या लोहे की कीलें मिलाने पर विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है। ठीक, जब क्वेश्चन बनेगा तो इस बन जाएगा गायब क्यों हो जाता है। ठीक, तो अब हम देखते हैं। हमने CuSO4 विलयन है हमारे पास, एक्वा सॉल्यूशन। इसमें क्या मिला है, जिंक की छड़ प्लस Zn, ये ठोस अवस्था में रहेगा। अब ध्यान दें आप, ECS जो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको समझाई है, इसकी आप लिखकर बार बार प्रैक्टिस करेंगे और क्रम के अनुसार हम याद करने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल आपको क्रम याद ना हो तो मैं आपको बता देता हूं कि जिंक रखा है ऊपर, 7वें नंबर के ठीक नीचे है, तो ये 8वें नंबर पे आएगा। ठीक, और वहां पर आपने Zn+2 लिखा है, तो ध्यान दीजिए आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। हम Zn+2 लिखें चाहे Zn लिखें, हमें किस प्रकार की इक्वेशन की आवश्यकता है, दोनों ही तरह से हम समीकरण बना सकते हैं इलेक्ट्रोड के लिए, आप लोग जानते हैं इस बात को। और ये ऑक्सीकरण के रूप में भी हो सकता है और चयन के भी रूप में हो सकता है। तो जिस रूप में हमको आवश्यकता होगी हम उसका वैसा ही प्रयोग करेंगे। ठीक हुआ, तो अब यहां देखिए ये कंफर्म हो गया कि ये रखा है हमारा 8वें नंबर पे, और ये Cu जो कि यहां पर होगा +2 के रूप में, और +2 के कारण ही विलयन का रंग रहता है नीला। ये रखा है H+ के ठीक नीचे, अर्थात इसका क्रमांक 16, तो नीचे रखा है ना, ऊपर रखा हुआ है Zn। हम देखते हैं इसके नीचे ECS में Cu+2 से ऊपर स्थित अधिक क्रियाशील धातु
ठीक, तो अधिक क्रियाशील है तो कॉपर सल्फेट की वजह से कॉपर को हटा देगा, तो क्या होगा, अब ये स्वयं ZnSO4 में परिवर्तित होकर एक्वस सॉल्यूशन बना लेगा और साथ में मिलेगा Cu ठोस अवस्था में, और ये रंगहीन होता है जिससे कि नीला रंग गायब हो जाएगा। अब यदि हम आयनों के रूप में समीकरण बनाना चाहें तो इसी के लिए एक समीकरण बना सकते हैं आयनों के रूप में, Cu+2Aq प्लस Zn ऐसा रहेगा इक्वल्स Zn+2Aq प्लस में Cus। समझ आया बच्चों? तो ये बन गया जिंक की छड़ के लिए। और अगर हम लोहे की कीलों के लिए बनाना चाहें, जिंक यहां मैं अलग से लिख के देता हूं छड़, ठीक, अगर हम लोहे की कीलों के लिए लिखना चाहें तो आप समझ पा रहे होंगे कि Zn के नीचे रखा हुआ है Fe, जिंक के बाद आता है Cr, इसके बाद Fe, तो फिर भी ये कॉपर से तो ऊपर ही रहेगा। तो इस स्थिति में हम लोहे के लिए इक्वेशन बना सकते हैं, तो मैं इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करूंगा Fe। अब यहां छड़ के स्थान पर क्या कर देंगे हम, कीले। तो इस स्थिति में वही बात लागू रहेगी, ECS में Cu+2 से ऊपर स्थित अधिक क्रियाशील धातु, तो यहां हमको मिल जाएगा FeSO4 प्लस Cu रंगीन होता है। तो मैंने पिछले वाले इक्वेशन में परिवर्तन करके लोहे वाला इक्वेशन बनाया, आप लोग इसे अपनी कॉपी में अलग से लिखेंगे, समझ में आया? और इसको भी हम दूसरे प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, यहाँ Zn के स्थान पर हम कर देंगे Fe, तो हमको मिलेगा यहाँ Zn+2 के स्थान पर Fe+2। क्लियर हुआ? तो ये एक उदाहरण आपका कंप्लीट हुआ। अब देखिए बच्चों दूसरा उदाहरण, CuAgNO3 विलयन से Ag को विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है, जबकि Ag CuSO4 को विस्थापित नहीं कर पाता। ये दूसरा उदाहरण होगा। अगर इसे क्वेश्चन बनाना है तो विस्थापित क्यों नहीं कर पाता हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है। तो देखिए अब हम इनके लिए समझते हैं, समीकरण बनाते हैं। देखो Cu को हमने AgNO3 में मिलाया, ये एक्वस सॉल्यूशन होगा। तो देखिए कॉपर रखा है 16वें नंबर पे, ठीक, और Ag+ हमारा 19वें नंबर पे। तो हम कहेंगे Cu Ag से ऊपर रखा हुआ है, कहेंगे ECS में Ag+ से ऊपर स्थित अधिक क्रियाशील धातु, और ये क्या करेगा, Ag को हटा देगा, तो Ag विस्थापित हो जाएगा, अवशेष के रूप में हमको प्राप्त होगा। और ये कॉपर NO3 के साथ मिलकर कॉपर नाइट्रेट बनाएगा। तो देखिए ये +2 के रूप में रहता है, तो फॉर्मूला बनेगा नाइट्रेट का CuNO3 का वोल्ट वाइज, और इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ Ag में 2 का गुणा करा देंगे, तो वहां प्रोडक्ट में भी 2 का गुणा हो जाएगा। क्लियर?
अब आगे कह रहा है इसमें AgCuSO4 को विस्थापित नहीं कर पाता, तो हम क्या करेंगे, अब इनको परिवर्तित करेंगे। CuSO4 हमने लिया, एक्वस सॉल्यूशन होगा, प्लस Ag मिलाएंगे, ठोस अवस्था में रहेगा। तो देखिए Ag नीचे स्थित है, तो हम इसके नीचे लिखेंगे ECS में Cu+2 से नीचे स्थित कम क्रियाशील धातु। तो इस स्थिति में क्या होगा कि समीकरण बना लेते हैं हम, Ag2SO4 धन Cu, 2Ag लगेगा इसमें, अगर बैलेंस करके लिखना चाहें। हम आगे लिखेंगे संभव नहीं, ऐसा निर्माण जो कि हम कागज पर तो कर सकते हैं लेकिन प्रयोगशाला में ये चीज संभव नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो दो उदाहरणों के माध्यम से हमने पहले वाले पॉइंट को समझ लिया। अब बच्चों दूसरा गुण पढ़ते हैं। तो धातुओं के लिए पढ़ा पहले में, अब हम कर देते हैं इसमें क्या, आ। तो आ धातुओं की क्रियाशीलता और अब ये कैसा कार्य करती हैं, ऑक्सीकारक का। तो ऑक्सीकारक क्षमता, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था, इसको लिख लेते हैं। मैं बोल रहा हूं ECS में ऊपर से नीचे की ओर अधातुओं की क्रियाशीलता ऑक्सीकारक क्षमता क्रमशः बढ़ती है। ठीक है बच्चों, लिख लिया इसको। तो अब हम प्रमुख अधातुओं की क्रियाशीलता और ऑक्सीकारक क्षमता का घटता हुआ क्रम लिख लेते हैं, घटता हुआ क्रम। देखिए प्रमुख अधातुएं हैं हैलोजन, जिसमें होते हैं 4 FCl Br। इन्हीं का क्रम लिखना है। आपने जो ECS बनाई है 24 तत्वों की, उसमें दो चीजें नहीं है, ब्रोमीन और आयोडीन, क्योंकि वैद्युत अपघटन में इनका उपयोग ना के बराबर होता है, कहीं मिलते ही नहीं है। तो इसलिए हमने इनको अनावश्यक समझकर उस श्रेणी में नहीं लिखा। यद्यपि फ्लोरीन सबसे नीचे था, उसके ऊपर क्लोरीन, उसके ऊपर रहेगा ब्रोमीन और सबसे ऊपर रहेगा आयोडीन, और ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्रियाशीलता क्रमशः बढ़ेगी। सबसे अधिक क्रियाशीलता होगी फ्लोरीन की, इसके बाद क्लोरीन, इसके बाद ब्रोमीन, इसके बाद आयोडीन। तो क्रम बनेगा F2 is greater than Cl2 is greater than Br2 is greater than I2। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना। अब हम इसकी ऑक्सीकारक क्षमता के बारे में बात करते हैं। तो हम एक इक्वेशन यहाँ प्रयोग में लाएंगे। मान लीजिए F2 ये फ्लोरीन है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बनाएगा 2F नेगेटिव। ठीक, और हम यहाँ पर उत्क्रमणीय चिन्ह लगा लेते हैं, अपनी सुविधा के लिए लगा लेते हैं। इससे हमको क्लियर हो जाएगा कि जब हम आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया फ्लोरीन में, हो गया अपचयन। अपचयन किसका हुआ, F2 का। किसमें, F नेगेटिव में। और जब पीछे की तरफ आएंगे तो होगा ऑक्सीकरण।
आप इसको ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर भी देख सकते हैं। यहाँ कोई आवेश नहीं है तो 0 होगा, 0 से -1 में जाएगा तो अपचयन, और यहाँ -1 से 0 में आएगा तो ऑक्सीकरण। तो ध्यान दीजिए F2 का हुआ अपचयन, F नेगेटिव का हुआ ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। ठीक, तो जिसका अपचयन होता है वह होता है ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वह होगा अपचायक। क्लियर हो बच्चों? तो ये जो क्रम था क्रियाशीलता का, वही क्रम ऑक्सीकारक क्षमता का भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीकारक होगा यहां पर प्रबल। और अगर हम वापस आते हैं F नेगेटिव अपचायक के रूप में लिखते हैं तो वो हो जाएगा दुर्बल। एक ही इक्वेशन में हम एक तरफ जाते हैं तो हमको अपचायक मिलता है, दूसरी तरफ जाने पर, पीछे आने पर ऑक्सीकारक मिलता है, और ये एक दूसरे में परिवर्तित भी हो सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो अगर हमको लिखना हो, क्या लिखना हो? अपचायक क्षमता का घटता हुआ क्रम, अपचायक क्षमता का घटता हुआ क्रम। तो देखिए F नेगेटिव होगा दुर्बल अपचायक, तो अगर हम बात कहें I नेगेटिव क्या होगा? ये होगा प्रबल अपचायक। प्रबल अपचायक घटते हुए क्रम में सबसे पहले आएगा तो वो हो जाएगा I नेगेटिव H ग्रेटर देन, इसके बाद होगा Br नेगेटिव, इसके बाद होगा Cl नेगेटिव, और इसके बाद होगा F नेगेटिव। इसको हमें एक और तरीके से याद रखना है। इन सब में यदि हम H प्लस के साथ इनको लिखें तो हमको मिलेगा HI is greater than HBr is greater than HCl is greater than HF। तो ये हमको मिलेगा अपचायक क्षमता, यानी कि H प्लस त्यागने की प्रवृत्ति, और H प्लस त्याग कर कोई पदार्थ अम्लीय लक्षण प्रदर्शित करता है, तो ये अपचायक क्षमता अम्लीयता, इसी को हम अम्लीय शक्ति भी कहते हैं। अम्लीय शक्ति का घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों? तो देखिए अगर हम कहें प्रबल अम्ल कौन? HI, प्रबल अपचायक कौन? HI। ठीक है, ये प्रश्न सीधा सा ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आपके एग्जाम में आ सकता है, और इसका क्रम भी लिखने को आ सकता है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट कर लेंगे। ठीक है बच्चों? तो अब हम इसके एक उदाहरण देखते हैं, और वो उदाहरण मैं यहां नीचे लिख देता हूं एग्जाम्पल के तौर पर। 1 KCl है हमारे पास, ठीक, और हमने इसकी क्रिया करा दी Br2 से। किससे करा दी? Br2 से। तो अब देखिए जरा, क्रियाशील में किसकी ज्यादा है? क्लोरीन की। Br2 कम क्रियाशील है, तो ये Br2 क्लोरीन को नहीं हटा पाएगा, तो यहाँ हमको नो रिएक्शन प्राप्त होगी। और अगर हम कागज पे रिएक्शन बना भी दें तो आगे से लिखना पड़ेगा हमको संभव नहीं है। लेकिन यदि इसी को हम ऐसा करते हैं कि KBr में Cl2 प्रवाहित करें, तो ब्रोमीन कम क्रियाशील होगा, क्लोरीन अधिक क्रियाशील होगा, तो ये ब्रोमीन को हटा देगा, और हमको मिलेगा यहाँ पर KCl प्लस Br2, और बैलेंस करेंगे तो यहाँ हमको KBr में 2 का गुणा करना पड़ेगा, और KCl में भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों? तो आपने अधातुओं की क्रियाशीलता और ऑक्सीकारक क्षमता इसको अध्ययन किया। अब आगे बढ़ते हैं। हम बच्चों तीसरा पॉइंट देखते हैं, तनु अम्लों से क्रिया,
हेडिंग बना देंगे हम तनु अम्लों से क्रिया। तो इसके लिए हम एक बॉक्स बना लेते हैं। ECS में H+ से ऊपर स्थित धातु यानी 15 के ऊपर जो रखी हुई है वो प्लस तनु अम्ल और जब इनकी आपस में क्रिया होगी तो हमको मिलेगा धातु लवण प्लस H2 हाइड्रोजन गैस हमको प्राप्त होगी। इसको बॉक्स में हम पैक कर लेते हैं। बाकी हमें अब थ्योरी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। देखिए पहला Zn धन H2SO4 ठोस अवस्था में रहेगा। एक्वस तनु लिया है जली के लिए, तो क्या होगा ये Zn ECS में H+ से ऊपर स्थित हमने लिखा इसके नीचे, तो कंफर्म में ये हाइड्रोजन गैस निकालेगा और क्या बनाएगा ZnSO4 -2 के साथ मिलकर बना देगा ZnSO4 प्लस H2। इसमें हमने बगल में ऊपर तीर लगा दिया। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए। अगर हम Fe लेते हैं H2SO4 AQ, तो अब Fe भी H+ से ऊपर स्थित है, H+ से ऊपर स्थित। अब देखिए H+ हमने ECS में लिखा था तो हमने यहाँ H+ लिख दिया। चाहे तो हम हाइड्रोजन के लिए भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इसमें भी। तो यहाँ पर भी वही बात हो जाएगी FeSO4 प्लस H2। लेकिन यदि हम कॉपर ले लें, Cu ले लें और H2SO4 ही रहने देते हैं, तो अब देखिए ये ECS में H+ से नीचे स्थित है, H+ से नीचे स्थित, तो एक तो समीकरण होगा नहीं। और अगर हम कागज पर बना भी लें, बोर्ड पर बना भी लें, तो हमको आगे लिखना पड़ेगा संभव नहीं है। बनाते हैं इस तरह से CuSO4 प्लस H2 और आगे लिख देंगे संभव नहीं। क्या लिख देंगे? संभव नहीं। समझा बच्चों? तो ये रिएक्शन कागज पे तो हम लिख सकते हैं, लेकिन प्रयोग कराने पर ऐसा नहीं होगा, हाइड्रोजन गैस हमको नहीं मिलेगी। लेकिन इसका ये कतई मतलब ना निकालें आप कि कॉपर की रिएक्शन H2SO4 से नहीं होती, बिल्कुल होती है। और इसको जब आप P ब्लॉक पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, तो वहां पर इसकी रिएक्शन आपको वहां लिखाई जाएगी, तब आप जानेंगे कि बनेगा वहां सल्फेट ही, साथ में जल मिलेगा, SO2 मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो वो रिएक्शन वहां पर पढ़ाएंगे, लेकिन इस तरह से हाइड्रोजन निकलने वाली रिएक्शन कॉपर नहीं करेगा। समझ में आया? हाँ तो बच्चों, अब इसका अगला गुण है, चौथा पॉइंट यहाँ लिख दिया है। ECS में ऊपर से नीचे की ओर SRP यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मानक अपचयन विभव बढ़ता ही, आप लोग जानते हैं। बढ़ने के साथ धातु ऑक्साइडों का ऊष्मीय स्थायित्व घटता है। इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, या अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो अगर हम रिएक्शन बनाने का प्रयास करें तो शुरुआत में रखते हैं LiK, NaCl, MgAl, ये 6 सक्रिय धातुएं हैं। इनके ऑक्साइडों को हम गर्म करेंगे तो वे गर्म करने पर सामान्यतः अपघटित नहीं होंगे। लेकिन अब ये बात और आप आगे जाकर पढ़ेंगे धातु निष्कर्षण में, इनका हम शोधन करते हैं वैद्युत अपघटन द्वारा। तो वैद्युत अपघटन कराने के लिए इनको हम गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर ये अपघटित ना होकर आयनित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों? आयनित हो जाएंगे।
इस बात को ध्यान रखिए, इनके ऑक्सीजन अलग नहीं होंगे, लेकिन ये धनायन और ऋणायन में टूट जाएगा। कब? जब इसके ठोस अवस्था को हम गर्म करके उच्च ताप तक पिघलाएंगे तो ये आयनों में टूट जाएगा, लेकिन इससे ऑक्सीजन अलग नहीं होगा, इसलिए लिखा हुआ है ऊष्मीय स्थायी। ठीक, तो जो नीचे रखे हुए हैं उनके लिए समीकरण बनाते हैं जो नीचे स्थित है, जैसे Ag2 मतलब सिल्वर का ऑक्साइड, तो गर्म करेंगे तो ये आपको घटित होकर देगा 2Ag मैंने लिख दिया क्योंकि Ag2 होता है ना, Ag प्लस ऑक्सीजन के साथ फॉर्मूला बनाएगा Ag2 हो जाएगा। तो अब ये सिल्वर निकल गया, क्या रह गया इसमें? ऑक्सीजन, तो O2 के रूप में निकल जाएगा। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 का गुणा कराएंगे तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा यार? 4 करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो O2 भी आगे हाफ लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? ऐसे ही एक समीकरण बना सकते हैं मरकरी के लिए। Hg को लिया हमने, मर्क्यूरस ऑक्साइड न लेकर मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिया। ठीक, तो इसको गर्म कर देंगे हम 2HgO, तो हमको मिलेगा 2Hg प्लस O2। क्या हुआ? गर्म करने पर ये अपने ऑक्साइड अब घटित हो गए। और अगर हम इस शब्द को देखना चाहें अपचयित, तो ध्यान दे सकते हैं ऊपर वाले में Ag प्लस के रूप में रहेगा तो प्लस से 0 में गया, अपचयन हो गया। मरकरी यहाँ +2 मर्क्यूरिक के रूप में रहेगा, 0 में गया, अपचयन हो गया। समझ में आया? अब आखिरी पॉइंट और इसका समझ लेते हैं कि यदि E redox is greater than 0, किसी रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए जो विभव हम निकालेंगे उसका मान यदि 0 से अधिक हो, अर्थात इसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि E रेडॉक्स या E सेल या E0 सेल, कुछ भी आप लिखना चाहें, धनात्मक, तो अभिक्रिया संभव होगी। इसका उपयोग सीधा सा सवालों में होगा। हमें ये पता लगाना है कि कोई अभिक्रिया संभव है अथवा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसमें इलेक्ट्रोडों के लिए जो SRP की वैल्यू दी गई है वो हम E रिडॉक्स या E सेल वाले फॉर्मूले में रख कर हल कर लेंगे। यदि पॉजिटिव आता है तो अभिक्रिया संभव है, और यदि नेगेटिव आता है या 0 आता है तो वो अभिक्रिया आगे की दिशा में संभव नहीं होगी, तो हम लिख देंगे अभिक्रिया संभव नहीं है। क्लियर हुआ बच्चों? तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में इससे संबंधित सवालों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।